19 जनवरी। एक्सप्रेस और हिंदू के एडिटोरियल्स की समरी। 3 एडिटोरियल्स एक्सप्रेस के हैं, एक हिंदू का। चैलेंज नेक्स्ट डोर। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है वो बेसिकली बाजवा डॉक्ट्राइन पे ही बेस्ड है, जिसमें कहा गया है, जैसे हमने पहले पिछली क्लास में देखा था, कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, नेबरहुड में पीस लाओ, यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे करो, चाइना को मत छोड़ो लेकिन यूएस के साथ रिलेशंस फिर से अच्छे करो। इस तरह की चीज़ें हैं। बेसिकली फोकस ये है कि डोमेस्टिकली पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि उस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की मदद से वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बना पाए। एंड इंटरनेशनली फोकस जियो पॉलिटिक्स पे नहीं बल्कि जियो इकोनॉमिक्स पे होना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स मतलब जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है, कश्मीर में इंटरफेयर करता है, तो इन चीज़ों पे फोकस नहीं होना चाहिए। रादर आसपास के देशों के साथ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। आर्मी की ये बात समझ में आ रही है, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि इमरान खान की गवर्नमेंट है, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही। वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। जैसे सारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उनको बस वोट बटोरने होते हैं। तो वो अपनी इनकॉम्पिटेंस, वहाँ की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, तो अपनी इनकॉम्पिटेंस को छिपाने के लिए अभी भी हर बात में धर्म, कश्मीर, इंडियन थ्रेट, इन चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं। अ बजट दैट इंक्लूड्स। पैंडमिक की वजह से फॉर्मल इकोनॉमी पे कम फर्क पड़ा है बजाय इनफॉर्मल इकोनॉमी के। जैसे भी फॉर्मल इकोनॉमी तो बहुत जल्दी रिकवर कर रही है, जीएसटी कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हो गए हैं, कॉरपोरेट्स के, कंपनीज के जो प्रॉफिट हैं वो भी रिकॉर्ड स्तर पे हैं इस टाइम। तो फॉर्मल इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर कर रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी उतनी स्पीड से रिकवर नहीं कर पा रही है। वहाँ पे जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। इंडिया में जब जॉब ग्रोथ होती है तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में जनरली ज़्यादा जॉब ग्रोथ होती है। एंड अभी जॉब लॉसेस भी वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों की नौकरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से चली गई, तो लोग फिर वापस अपने गांव चले गए, गांव में जाके खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। ठीक है, कुछ लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखते हैं, बट एक्चुअली ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ है। नॉर्मली किसी देश में पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती थी, एग्रीकल्चर से लोग धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जाते थे, है ना। नॉर्मली ऐसे डेवलपमेंट होती है। इंडिया में पिछले 2 साल में उल्टा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जॉब कम हुई है और एग्रीकल्चर में ज़्यादा हो गई है। तो एक्चुअली हमें सिर्फ कहना ये चाह रहा है ऑथर कि जीएसटी कलेक्शन और कॉर्पोरेट प्रॉफिट जैसे फॉर्मल इकोनॉमी के इंडिकेटर को देख के हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ऑल इज गुड। इनफॉर्मल इकोनॉमी को अगर देखो तो आज भी देश की हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 3-4 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हमें बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ानी है, अनस्किल्ड लोगों की जॉब्स बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? इंफ्रा पे फोकस करो। सरकार नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन लाई, तो नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन में सरकार ने कोई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं करे हैं। इंफ्रा पाइपलाइन में सरकार ने बेसिकली आइडेंटिफाई किया है कि 2025 तक हमारे देश में क्या क्या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनेंगे। ये सिर्फ उनकी एक लिस्ट है। तो अब लिस्ट आपने बना के बहुत अच्छा काम किया है, इससे सेंटिमेंट्स और अच्छे होंगे, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। मेक श्योर कि वो जो भी आपने लिस्ट में चीज़ें बताई हैं वो इम्प्लीमेंट हो, वो इंफ्रा एक्चुअली बने देश के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार 4 लेबर कोड्स लाई, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी तक उनमें से कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सरकार ने नोटिफिकेशन ही नहीं निकाली उनको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ भी लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल पाए। एग्जाम्पल दिया जाता है चाइना और वियतनाम का। चाइना में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में 4 लाख लोग काम करते हैं। वियतनाम में सैमसंग की फैक्ट्री में 1 लाख लोग काम करते हैं। मतलब सोचो, एक एक फैक्ट्री में इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ऐसी विशाल फैक्ट्रीज इंडिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि लेबर लॉज हमारे बहुत बेकार हैं। सरकार ने अच्छा काम किया है नए लेबर कोड्स लाके, लेकिन अब उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। सिर्फ कोड लाने से कुछ नहीं होता। स्किलिंग, लोगों की स्किलिंग की जरूरत है। जैसे साउथ कोरिया में 96% वर्क फोर्स फॉर्मली स्किल्ड है, इंडिया में ये फिगर सिर्फ 5% है। इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन की हालत बहुत बेकार है। यहाँ पे हमने कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी पे फोकस होना चाहिए, इनफॉर्मल जॉब्स पे। तो इनफॉर्मल जॉब्स जनरली वो लोग कर पाते हैं जो बेशक थोड़े कम पढ़े लिखे हों। ठीक है ना, वो लोग आसानी से इनफॉर्मल जॉब्स कर लेते हैं, और ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो कम पढ़े लिखे मतलब हमारा फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे होना चाहिए। कोई बंदा बिल्कुल ही अनपढ़ है तो वो इनफॉर्मल जॉब भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, जैसे गिग इकोनॉमी है, तो गिग इकोनॉमी में भी बंदा काम नहीं कर पाएगा अगर अगर उसके पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं है तो।
तो फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे होना चाहिए, उसकी क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। जैसे कि प्रथम की रिपोर्ट में बताया गया कि क्लास 5 के 44% स्टूडेंट्स आज भी क्लास 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी पे स्पेशल फोकस होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट इनफॉर्मल इकोनॉमी में ठीक से काम कर पाए। द राइज ऑफ द इंडियन माइग्रेंट। अक्सर आपने मैसेजेस पढ़े होंगे कि इंडिया कितना महान देश है। आज आप देखो वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज कौन है, इंडियंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, अभी ट्विटर, गूगल, सब इन सब के सीईओज इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं। सो दिस शोज, हम लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब कि देखो इंडिया कितना महान देश है। ऑथर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल इंडिया की महानता का नहीं है, ये एग्जाम्पल उन वेस्टर्न कंट्रीज की महानता का है। वो कैसे? वो कहता है एग्जाम्पल के लिए देख लो, आज के यंगस्टर्स कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, इंडिया में या बाहर? बाहर। जैसे 2016 से 19 के बीच में इंडिया से जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं उसमें 40% ग्रोथ हुई है, क्योंकि यंगस्टर्स को बाहर की सोसाइटीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि बाहर की सोसाइटीज़ में पीस है, इतनी हेट्रेड नहीं है, वहाँ पे डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है। हमारे यहाँ कोई बंदा बांग्लादेश से हो तो हम उसको ऐसे नीची नज़रों से देखते हैं, हे भगवान बांग्लादेशी कहाँ से आ गया यहाँ पे, और वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, वाओ इंडियन। उनको प्रमोशन का पूरा मौका दिया जाता है, तभी तो लोग इंडियंस वहाँ पे पहुँच पाए इतने ऊंचे पद तक। वहाँ की सेनेट में भी काफ़ी इंडियंस हैं। क्यों पहुँच पाए? इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, क्योंकि वो लोग डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, इसलिए वो कंट्रीज डेवलप हो पाई हैं। वहाँ की सोसाइटी इतनी अच्छी है कि दुनिया के सब लोगों को सोसाइटीज अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी डाइवर्सिटी पे फोकस करती है। और यहाँ पे एक और चीज़ कही जाती है कि अगर इंडियंस में इतनी ही अच्छी बात है तो इंडिया में जितने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं कि हेल्थ एजुकेशन के जितने इंडिकेटर होते हैं उसमें इंडिया इतना पीछे क्यों है? कुछ मुट्ठी भर इंडियंस की मदद से, हम कहते हैं कि यूएसए इंडियंस की मदद से चल रहा है, तो इंडिया में तो इंडियंस बहुत सारे हैं। फिर तो इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 130 करोड़ इंडियंस हैं। जिस देश में 130 करोड़ इंडियंस है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, और यहाँ पे मुट्ठी भर इंडियंस हैं यूएस के अंदर, वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो बात इंडिया ये इंडियंस की नहीं है, बात सोसाइटी की है कि वहाँ की सोसाइटी हमसे ज़्यादा डाइवर्स है, वहाँ पर डाइवर्सिटी का प्रमोशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया आज विश्व गुरु नहीं है, लेकिन पास्ट में था। इंडिया पास्ट में विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि उस टाइम हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते थे, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे कि नए नए रिलीजन्स इंडिया में बॉर्न हुए एंड सरवाइव किया, फ्लरिश किए रिलीजन्स को। इतने ज़्यादा टॉलरेंट थे हम लोग, हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती थी। आज हम कहते हैं कि नहीं, नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए। उस टाइम लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता था। अब मुगल्स थे, मुगल्स, अफगान्स, ये सब लोग आए, दे एसिमिलेटेड इन द सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट बन गए। हमने उनसे कुछ सीखा, उन्होंने हमसे कुछ सीखा। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी के प्रमोशन किया जाता था, इसलिए इंडिया विश्व गुरु था उस टाइम। और आजकल हम लोग ये कहते हैं डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, सब में सब लोग एक जैसे काम करें, सबका कल्चर बिल्कुल सेम होना चाहिए। हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है लोगों में नफरत फैलाने के लिए। तो ये सारे काम अगर हम करते रहेंगे तो हम फिर कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे जैसे हम पहले थे, और वेस्ट विश्वगुरु बनता जा रहा है। जीनोसाइड कन्वेंशन। 1946 में इंडिया, क्यूबा और पनामा ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था यूनाइटेड नेशंस में, जिसके तहत जीनोसाइड को, नरसंहार को, एक इंटरनेशनल क्राइम माना जाए। बाद में 2 साल बाद 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और जीनोसाइड कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिया। इंडिया ने भी जीनोसाइड कन्वेंशन को साइन किया था और इसको रेटिफाई कर दिया था। जीनोसाइड कन्वेंशन जीनोसाइड को कैसे डिफाइन करता है? ये कहता है कोई भी अगर जानबूझ के किसी ग्रुप के खिलाफ काम करता है, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो वो जीनोसाइड होता है। इसकी खास बात यह है कि मान लो कोई कंट्री जो कि जीनोसाइड से, कहीं पे जीनोसाइड हो रहा हो, और कोई दूसरी कंट्री, मान लो इस कंट्री में जीनोसाइड हो रहा है और ये कोई दूसरी कंट्री है जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इस कंट्री में क्या हो रहा है उसको इस कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये कंट्री इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती है कंप्लेन करने के लिए कि देखो वो पर्टिकुलर कंट्री है जिसके अंदर जीनोसाइड हो रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार में भी जीनोसाइड हुआ रोहिंग्यास का, तो उसके खिलाफ गैम्बिया चला गया आईसीजे में। हालांकि गैम्बिया को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, लेकिन फिर भी वो चला गया, राइट। तो उसी तरह इंडिया को भी, ये नहीं कि हम लोग ऐसे ही हो जाएं, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी स्टेप्स लेने चाहिए कि इंडिया में जीनोसाइड जैसी कोई चीज़ नहीं हो,
इसमें यह भी कहा गया है कि जीनोसाइड कन्वेंशन का आर्टिकल 6 ये कहता है कि हर देश को इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए कानून बनाना चाहिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा कोई कानून बनाया नहीं है। तो हमें भी वो कानून बनाना चाहिए। कल को ऐसा भी हो सकता है कि जैसे गैमीबिया चला गया है आईसीजे में, कल को कोई और देश भी हमारे खिलाफ चला जाए, तो उससे बेटर है पहले ही कानून बना लिया जाए। रोज यूट्यूब पे एडिटोरियल्स की समरी आएगी जो कि आपको एग्जाम्स में हेल्प कर सकती है। इनमें से कुछ कुछ पॉइंट आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। संडे की संडे वीकली न्यूज़ आएगी, एक्सप्लेन सेक्शन बेसिकली। फरवरी के फर्स्ट वीक से मंथली मैगजीन्स आनी शुरू हो जाएंगी। एंड प्रीलिम्स के लिए PT 65 स्पेसिफिक कोर्स मार्च में आएगा।